हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल उसकी एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने पिछले वीडियो में सोल्व कर लिया था। आज हम बाकी बच्चे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल एम व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपको कोई मेटल दिया गया एम, उसकी आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं, तो आप एनोड पर क्या लेंगे, कैथोड पर क्या लेंगे और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या लेंगे, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है इन द इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल एम। किसी मेटल एम की हम इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग कर रहे हैं, तो हम जो एनोड पर लेंगे वो इम्प्योर मेटल एम लेंगे। जिसकी हम रिफाइनिंग कर रहे हैं वो इम्प्योर मेटल हम एनोड के रूप में लेंगे। कैथोड पर हम जो प्योर मेटल है एम, उसकी थिन स्ट्रिप लेंगे, यानी मेटल एम की प्योर फॉर्म में थिन स्ट्रिप को हम कैथोड के रूप में लेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ द मेटल एम का सॉल्ट सॉल्यूशन हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्यूष टुक सल्फर पाउडर ऑन ए स्पैचुला एंड हीटेड इट। प्रत्यूष ने एक स्पैचुला पर सल्फर पाउडर लिया और उस सल्फर पाउडर को हीट किया। ही कलेक्टेड द गैस इवोल्व बाय इन्वर्टिंग ए टेस्ट ट्यूब ओवर इट। और इस हीट करने के बाद जो गैस इवोल्व हुई, उसने वो एक टेस्ट ट्यूब उसके ऊपर उल्टी करके रखी, इन्वर्ट करके रखी, और उसमें उस गैस को कलेक्ट किया एज शोन इन द फिगर। जैसे कि ये फिगर में दिया गया है, कलेक्शन ऑफ गैस। ये उसने बर्नर लिया, ये उसने एक स्पैचुला लिया, स्पैचुला पर सल्फर पाउडर लिया, फिर इस स्पैचुला का उसने हीट किया। हीट करने के बाद जो इससे ये गैस निकली, उसने उस गैस को एक इन्वर्टेड ट्यूब में, उल्टी ट्यूब में क्या किया, कलेक्ट किया टेस्ट ट्यूब में। तो इसमें ए पार्ट पूछा गया है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन। जो गैस इवोल्व हुई उसका एक्शन क्या होगा, पहला ड्राई लिटमस पेपर पे, दूसरा मॉइस्ट लिटमस पेपर पे। और इसका बी पार्ट है, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। इसमें जो रिएक्शन हो रही है उसकी हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। तो हमें पता है जब सल्फर पाउडर को उसने हीट किया तो क्या बनेगा, यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फर ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनेगा। और जो SO2 होता है वो एसिडिक होता है नेचर में। तो इसका जो ड्राई लिटमस पेपर पे जो उसका एक्शन होगा वो हम कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, देयर विल बी नो एक्शन ऑन ड्राई लिटमस पेपर। जो SO2 गैस प्रोड्यूस हुई उसका ड्राई लिटमस पेपर पर कोई भी एक्शन नहीं होगा। सेकंड पार्ट, अब उसका क्या पूछा गया, मॉइस्ट लिटमस पेपर पर क्या एक्शन होगा। सिंस द गैस इज सल्फर डाइऑक्साइड SO2, जो गैस प्रोड्यूस हुई वो सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है। इट टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद मॉइस्चर टू फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड। ये SO2 गैस क्या करेगी, ये मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगी, बदल देगी, क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती है और सल्फ्यूरस एसिड बनाती है। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई, मॉइस्चर कहां पर है, मॉइस्चर वेट लिटमस पेपर है। जो लिटमस पेपर है वो वेट है, गीला है, उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है। उस मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके वो एसिड बना रही है, सल्फ्यूरस एसिड बना रही है। वो सल्फ्यूरस एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि वो एसिडिक है। और इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी थी हमें, जो रिएक्शन हो रही है। तो सबसे पहले सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, SO2 बनाएगी। फिर ये SO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगी और H2SO3 बनाएगी, सल्फ्यूरस एसिड बनाएगी। ये सल्फ्यूरस एसिड ही मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए हमें 2 तरीके बताने हैं। तो क्वेश्चन 10 का आंसर है, 2 ways टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन आर। आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए 2 तरीके हैं। पहला है ऑयलिंग, ग्रीसिंग और पेंटिंग। बाय अप्लाइंग ऑयल, ग्रीस और पेंट द सरफेस बिकम वाटर प्रूफ एंड द मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर कैन नॉट कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद आयरन। जब हम आयरन पर ऑयल, ग्रीस और पेंट अप्लाई करते हैं तो जो आयरन की सरफेस है वो वाटर प्रूफ हो जाती है, और जो मॉइस्चर और ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है वो आयरन के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाता, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाता। और जब आयरन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में मॉइस्चर और एयर नहीं आएगी तो क्या होगा, उस पर जंग नहीं लगेगा, क्योंकि जंग लगने के लिए आयरन और मॉइस्चर प्रेजेंट में आने जरूरी हैं। हैंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड, तो हम आयरन को रस्टिंग से बचा लेंगे। दूसरा है गैल्वेनाइजेशन।
An iron article is coated with a layer of zinc metal, which prevent the iron to come in contact with oxygen and moisture. गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं हम, किसी भी आयरन आर्टिकल को जिंक मेटल की लेयर से कवर्ड कर देते हैं. कोई आयरन आर्टिकल है उस पर हम जिंक मेटल की लेयर कोटिंग कर देंगे. और जो ये जिंक मेटल की कोटिंग होती है ये आयरन को ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में आने से, कांटेक्ट में आने से बचाती है. हैंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड. इस तरीके से हम आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन. जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो किस प्रकार के ऑक्साइड्स बनते हैं, यह हमें बताना है. 11 का आंसर है, नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड. जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएंगे. इसका एग्जांपल है जैसे सल्फर नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके SO2 बनाएगा. जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो नेचर में एसिडिक होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है. क्वेश्चन नंबर 12, गिव रीजंस. इसमें हमें रीजन देने हैं. ए पार्ट है, प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी. जो प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर हैं वो ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी बनाने के लिए इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा लस्ट्रस होते हैं. लस्ट्रस कहते हैं इनमें बहुत ज्यादा शाइनिंग होती है. आल्सो दे आर वेरी लेस रिएक्टिव एंड डू नॉट कोरोड इजिली. और जो प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर होते हैं ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ये सबसे नीचे होते हैं और इन पे कोई ये इजिली कोरोड भी नहीं होते हैं, इन पे इजिली जंग भी नहीं लग पाता. दूसरा बी है, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल. सोडियम पोटेशियम और लिथियम मेटल को हम ऑयल में स्टोर करके रखते हैं. सोडियम पोटेशियम और लिथियम ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं और जैसे ही ये एयर और वाटर की प्रेजेंस में आते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करते हैं. इनमें बहुत ही ज़्यादा तेजी से आग भी लग जाती है. Therefore, they are kept immersed in kerosene oil in order to prevent their contact with the air and moisture. इसलिए सोडियम पोटेशियम और लिथियम को केरोसिन ऑयल में डुबोकर रखा जाता है जिससे कि इनको एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से बचाया जा सके. क्योंकि सोडियम पोटेशियम लिथियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे ही इनको खुला रख दिया गया एयर और वाटर की प्रेजेंस में तो ये एकदम से फायर कैच कर लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और इनमें आग लग जाती है. सी पार्ट है, एल्यूमिनियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग. जो एल्यूमिनियम है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होता है लेकिन फिर भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कुकिंग के लिए जो बर्तन है उन्हें बनाने के लिए किया जाता है. इसका आंसर है, दो एल्यूमिनियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल इट इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन. जो एल्यूमिनियम है वो हाईली रिएक्टिव मेटल तो है लेकिन ये कोरोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है. दिस इज बिकॉज एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा जो एयर में प्रेजेंट होती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थिन लेयर को बना लेगा. This oxide layer is very stable and prevent further reaction of aluminium with oxygen. जो एल्यूमिनियम के ऊपर ये ऑक्साइड लेयर बन गई ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है और ये एल्यूमिनियम को आगे ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से रोकती है, प्रिवेंट करती है. Also it is light in weight and a good conductor of heat. और दूसरा रीज़न ये है कि जो एल्यूमिनियम होता है ये वेट में लाइट होता है यानी इसका वजन भी कम होता है और हीट का गुड कंडक्टर होता है. Hence it is used to make cooking utensil. इसलिए ये कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अब ऊपर क्या हुआ, मान लीजिए ये एल्यूमिनियम का मेटल है, ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और इस पर क्या बन जाएगी, ऑक्साइड की परत बन जाएगी, लेयर बन जाएगी. अब एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की लेयर बन गई. ये ऑक्साइड की लेयर क्या करेगी, ये इस एल्यूमिनियम मेटल को आगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से रोकेगी, इसलिए इस पर जल्दी से कोरोजन नहीं लगता. Carbonate and sulfide ore are usually converted into oxide during the process of extraction. एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के दौरान जो कार्बोनेट और सल्फाइड की ओर्स होती हैं उनको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है. ऐसा क्यों है, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को पहले ऑक्साइड में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उनको उनकी ऑक्साइड से इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है. मेटल को उनके ऑक्साइड से इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, किसके मुकाबले, कार्बोनेट और सल्फाइड के मुकाबले. कार्बोनेट और सल्फाइड से उन्हें एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट होता है, ऑक्साइड से उन्हें एक्सट्रैक्ट करना आसान होता है, इजी होता है. इसलिए जो ओर्स होती हैं उनको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है. अब क्वेश्चन नंबर 13 है,
यू मस्ट हैव सीन टार्निश्ड कॉपर वेसल बीइंग क्लीन्ड विद लेमन और टैमरिंड जूस। टार्निश्ड कहते हैं जिन पर जो काले हो जाते हैं, जिन पर धब्बे लग जाते हैं। तो आपने टार्निश्ड कॉपर वेसल्स देखे होंगे जो काले हो जाते हैं और उनको लेमन या फिर टैमरिंड जूस से क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, क्लीन किया जाता है। टैमरिंड कहते हैं इमली को। एक्सप्लेन व्हाई दीज सोर सब्सटेंस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल। तो ये हमें एक्सप्लेन करना है कि जो ये खट्टे सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं जैसे कि लेमन और टैमरिंड, ये वेसल्स को इतनी अच्छी तरीके से क्यों क्लीन कर देते हैं। तो इस 13 का आंसर है कॉपर रिएक्ट विद मोइस्ट CO2 इन एयर टू फॉर्म कॉपर कार्बोनेट एंड एज ए रिजल्ट कॉपर वेसल लॉसेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस। कॉपर क्या करते हैं, मोइस्ट CO2 जो एयर में प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करते हैं और कॉपर कार्बोनेट बना देते हैं। और कॉपर कार्बोनेट बनने के बाद क्या होता है, जो कॉपर वेसल्स होते हैं वो अपनी शाइनी ब्राउन सरफेस, जो उनकी चमक होती है, उसको वो खो देते हैं, फॉर्मिंग ए ग्रीन लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट। और कॉपर के जो बर्तन होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन लेयर जमा हो जाती है। The citric acid present in the lemon or tamarind neutralizes the basic copper carbonate and dissolve the layer। जो citric acid लेमन या फिर tamarind में प्रेजेंट होता है वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर देता है और लेयर को डिसोल्व कर देता है। कॉपर के ऊपर जो कॉपर कार्बोनेट की लेयर बनती है वो बेसिक होती है लेयर में, और लेमन और टैमरिंड में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो एसिड इस बेसिक कॉपर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा और उस ग्रीन लेयर को क्या कर देगा, डिसोल्व कर देगा, खत्म कर देगा। दैट इज व्हाई टार्निश्ड कॉपर वेसल आर क्लीन्ड विद लेमन और टैमरिंड। इसीलिए जो टार्निश्ड कॉपर वेसल होते हैं जो काले हो जाते हैं या ग्रीन हो जाते हैं उनको लेमन या टैमरिंड जूस से क्लीन किया जाता है टू गिव द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल इट्स कैरेक्टरिस्टिक लस्टर, जिससे जो कॉपर वेसल है उसकी सरफेस को फिर से शाइनिंग प्रोवाइड की जा सके। क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें हमें मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस बताना है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो क्वेश्चन 14 का आंसर है, इधर ये मेटल्स दिए गए हैं, इधर नॉन मेटल्स दिए गए हैं। ये इधर मेटल्स हैं, इधर नॉन मेटल्स हैं। तो पहला है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। सेकंड पॉइंट है दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगा जो बेसिक होता है नेचर में। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा CO2 बनाएगा। तीसरा पॉइंट है जो मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कुछ मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ हॉट वाटर के साथ, कुछ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, भाप के साथ रिएक्ट करते हैं। जबकि सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इसका अगला पॉइंट है जो मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। लेकिन कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और मरकरी रिएक्ट ही नहीं करते डाइल्यूट एसिड के साथ। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सोल्ट बनाएगा सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और दीज आर नॉट कैपेबल ऑफ रिप्लेसिंग हाइड्रोजन। नॉन मेटल हाइड्रोजन भी रिप्लेस नहीं कर पाते। अगला पॉइंट है जो मेटल्स होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में एक्ट करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली लॉस कर देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करेंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जैसे कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में एक्ट करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, क्लोरीन पर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 15, ए मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज ए गोल्ड स्मिथ। एक आदमी है वो जगह जगह फिरता है और वो बताता है कि वो सुनार है। ही प्रोमिस टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ गोल्ड एंड डल
गोल्ड ऑर्नामेंट्स। वो क्या कहता है कि जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सोने के जो आभूषण हैं जो डल हो चुके हैं, जो अपनी शाइनिंग खो चुके हैं, वो उनकी शाइनिंग दोबारा से क्या कर देगा, वापस ले आएगा। एन अनसस्पेक्टिंग लेडी गेव ए सेट ऑफ गोल्ड बैंगल्स टू हिम विच ही डिप्ड इन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कोई लेडी है, उसने अपने जो गोल्ड के बैंगल से कंगन है वो उस सुनार को दे दिए, और उस सुनार ने क्या किया, उन कंगन्स को, बैंगल्स को एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डुबोया, डिप्ड किया। द बैंगल्स स्पार्कल्ड लाइक न्यू बट देयर वेट वॉज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। जो सोने के बैंगल्स थे उनमें चमक वापस आ गई जैसे कि वो नए हों, लेकिन जो सोने के बैंगल्स थे उनका वेट, उनका जो वजन था वो घट चुका था, कम हो चुका था। द लेडी वॉज अपसेट बट आफ्टर ए फ्यूटाइल आर्गूमेंट द मैन बीट ए हेस्टी रिट्रीट। जो औरत थी वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई थी क्योंकि उसके कंगन का वजन कम हो चुका था, और उसने सुनार के साथ बहुत ही ज़्यादा आर्गूमेंट भी किया, और आर्गूमेंट के बाद जो आदमी है उसने अपनी गलती भी मानी कि वो जो वजन है वो घट चुका था। कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सोल्यूशन ही हैड यूज। आप क्या एक डिटेक्टिव के रूप में एक्ट करके आप ये पता लगा सकते हैं कि जो सुनार था उसने कौन सा सोल्यूशन यूज किया था। क्वेश्चन 15 का आंसर है He must have dipped the gold metal in the solution of aqua regia। जो सुनार था उसने गोल्ड मेटल को, गोल्ड के बैंगल को एक्वा रीजिया के सॉल्यूशन में डिप्ड किया होगा। A 3:1 मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड। जो एक्वा रीजिया होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का 3:1 मिक्सचर होता है, यानी उसमें 3 पार्ट HCl के लिए जाते हैं और 1 पार्ट HNO3 का लिया जाता है, तब बनता है एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया इज ए फ्यूमिंग हाईली कोरोसिव लिक्विड। एक्वा रीजिया फ्यूमिंग और हाईली कोरोसिव लिक्विड है। इट डिजोल्व गोल्ड इन इट। जो एक्वा रीजिया है ये अपने में गोल्ड को डिजोल्व कर लेता है, एक्वा रीजिया में गोल्ड डिजोल्व हो जाता है। After dipping the gold ornament in aqua regia, the outer layer of gold get dissolved and the inner shiny layer appears। जब सुनार ने क्या किया, गोल्ड ऑर्नामेंट को एक्वा रीजिया में डिप किया, डुबोया, तो सोने की जो आउटर लेयर थी जो काली हो चुकी थी वो क्या हो गई, वो एक्वा रीजिया में डिजोल्व हो गई, घुल गई, और जो इनर शाइनी लेयर थी वो वापस से दिखाई देने लगी। यानी कंगन की 2 लेयर थी, एक तो ऊपर की लेयर जो डल हो चुकी थी और एक नीचे की लेयर तो शाइनिंग थी। तो सुनार ने क्या किया, एक्वा रीजिया में उसको डिप किया। एक्वा रीजिया में डिप करने के बाद जो ऊपर की लेयर थी वो तो एक्वा रीजिया में डिजोल्व हो गई, सोने की लेयर, और जो नीचे की लेयर थी वो दिखाई देने लगी, चमकदार दिखाई देने लगी। दैट इज वाई द वेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट रिड्यूसेस। इसी कारण से जो गोल्ड ऑर्नामेंट का जो वजन था वो रिड्यूस हो गया था, क्योंकि जो उसकी ऊपर की लेयर थी वो डिजोल्व हो गई थी एक्वा रीजिया में, जिससे उसका वजन कम हो गया था। क्वेश्चन नंबर 16, गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक एंड नॉट स्टील एंड एलॉय ऑफ आयरन। हमें बताना है कि जो कॉपर है वो हॉट वाटर टैंक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि स्टील क्या है, आयरन का एलॉय है, वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका आंसर है कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। कॉपर ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ना कोल्ड वाटर के साथ, ना ही स्टीम के साथ। हाउएवर आयरन रिएक्ट विद स्टीम, जबकि आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाता है। इफ द हॉट वाटर टैंक्स आर मेड ऑफ स्टील, अगर हॉट वाटर टैंक्स को हम स्टील के साथ स्टील का बनाएंगे, स्टील क्या होता है, आयरन का एलॉय होता है, यानी स्टील में आयरन भी प्रेजेंट है, देन आयरन वुड रिएक्ट विगोरसली विद द स्टीम फॉर्म्ड फ्रॉम हॉट वाटर। तो जो आयरन है वो हॉट वाटर से जो स्टीम बनेगी, भाप बनेगी, उसके साथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट कर पाएगा और आयरन ऑक्साइड बना देगा। तो कॉपर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ना स्टीम की ना कोल्ड वाटर के साथ, और आयरन जो स्टील में होता है वो रिएक्ट कर जाता है, तो इसलिए हम कॉपर की बनाते हैं, ना कि स्टील की। तो इसमें रिएक्शन हो रही है 3Fe आयरन प्लस 4H2O स्टीम, क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा, Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। दैट इज वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक एंड नॉट स्टील। इसी कारण से कॉपर हॉट वाटर टैंक्स बनाने के इस्तेमाल किए जाते हैं और स्टील नहीं किए जाते। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों आपका कोई सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।